चलिए कि जैसा कि हमने शुरू किया था कि जीएस पार्ट को एमसीक्यूज के माध्यम से और उससे रिलेटेड फैक्ट के माध्यम से कवर करते जाएंगे जितना हो पाएगा। बाकी जो हमको इतने दिन का पढ़ा हुआ जो नॉलेज हमारे पास है उसके आधार पर आप जो है एक दो प्रश्न जो आएंगे उसको आप जो अटेंड कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर हम कल 20 क्वेश्चन तक कवर किए थे, जिसमें हमने थोड़ा बहुत एंशिएंट के जो मेन टॉपिक थे, जहां से हॉट टॉपिक है, जहां से प्रश्न आते हैं, आज हम थोड़ा जैसे 20 प्रश्न हम एंशिएंट के निकाल लिए, 20 प्रश्न हम मेडिवल के और 20 प्रश्न जो है मॉडर्न के, 60 प्रश्न है, 2 प्रश्न आने रहेंगे। तो आज हम थोड़ा सा मिडिवल हिस्ट्री के सिलेक्टेड पॉइंट पर हम देखते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, तो आपके स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन जो है वो ये है, ठीक है, कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार या दरबारी कवि कौन था। हो सकता है कि डायरेक्ट यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे कि महमूद गजनवी का दरबारी कवि या दरबारी इतिहास कौन था। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में फिरदौसी है, चंद्रबरदाई है, उदबी है, हसन निजामी है। आप भी कमेंट करके आंसर दे सकते हैं अगर आपको इसके आंसर पता है। तो देखिए, महमूद गजनवी, तो सबसे पहला हम किसके बारे में समझते हैं, महमूद गजनवी। इनका जो फेवरेट क्वेश्चन रहे वो ये रहेगा कि इन्होंने भारत में कितनी बार आक्रमण किया है, 17 बार आक्रमण। पहला सवाल, महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया है, ये पहला प्रश्न होना चाहिए, ठीक है। हम महमूद गजनवी को पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें इनका 16वां आक्रमण जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। और 16वां आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर पर, गुजरात में स्थित, ठीक है, सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो है सोमनाथ मंदिर, जो कि कहां है आपका, गुजरात में। और इसी गुजरात में महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण हुआ था। और इस समय भारत में कौन से वंशों का शासन था, तो याद रखेंगे सोलंकी वंश। कौन सा वंश आपका, सोलंकी वंश के राजाओं का शासन था। और जिस समय इनका आपका आक्रमण होगा उस समय जो शासक रहेंगे वो थे आपका भीम प्रथम। देखिए, आपको सीधा याद रखना है कि महमूद गजनवी जो थे, ठीक है, महमूद गजनवी, मोहम्मद गुर, ये सब आप पढ़ते हैं, अभी उतना हमारे पास समय नहीं है सबको जानने का। तो याद रखेंगे 17 बार आक्रमण किया है और 17 बार आक्रमण में इनका जो 16वां आक्रमण था वो काफी ज्यादा फेमस था, क्योंकि ये जो आक्रमण है वो सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। और इस समय गुजरात में सोलंकी वंश, जो अनिलवाड़ क्षेत्र था, वहां सोलंकी वंशों की राजधानी थी। और यहां पर भीम प्रथम नामक जो शासक थे वो जो है आपका शासन कर रहे थे, आपका 16वां आक्रमण हुआ है। ठीक, रही बात महमूद गजनवी के बारे में, एक बात जाने कि ये प्रथम शासक हैं, ठीक है, महमूद गजनवी जो प्रथम शासक हैं जिन्होंने सुल्तान की उपाधि ली थी, ठीक है। मुस्लिम जो शासक थे वो सुल्तान की उपाधि लेते थे। तो याद रखेंगे, महमूद गजनवी जो है वो प्रथम ऐसे मुस्लिम शासक थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि ली थी। कौन सी आपका, सुल्तान की उपाधि ली थी। और याद रखेंगे, महमूद गजनवी के जो आपके दरबारी कवि थे उनका नाम क्या था, उतबी। अगर आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछे कि महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था, तो महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था, उदबी। अब याद रखेंगे, महमूद गजनवी के साथ 3 लोग आपके जुड़े हुए थे। एक का नाम है उदबी, ठीक है, जो कि आपका इनका दरबारी कवि था। एक का नाम था फिरदौसी, फिरदौसी भी महमूद गजनवी से के संबंधित में जो आपका उस समय के लेखक थे। और एक का नाम याद रखना है अल बरूनी। क्या नाम याद रखना है, अल बरूनी। तो महमूद गजनवी के साथ 3 लोग भारत आए थे, एक का नाम उदबी है, एक का नाम फिरदौसी है और एक का नाम अल बरूनी है। अब आप एग्जाम में देखे होंगे, इनसे भी सब संबंधित सवाल पूछा जाता है। इन तीनों में जो कोर्ट पोएट था, जो दरबारी कवि था, वो कौन था आपका, उदबी था। तो याद रखेंगे, उदबी की फेमस किताब है और इनकी बुक का नाम है किताबुल यमनी। क्या नाम है आपका, किताबुल यमनी। किताबुल यमनी किसकी किताब है, तो किताबुल यमनी जो है वो उदबी की बुक है। किसकी बुक है आपका, उदबी की। और वैसी आपका फिरदौसी, तो फिरदौसी की किताब का नाम याद रखेंगे शाहनामा। क्या नाम है आपका, शाहनामा। शाहनामा किसकी बुक है, तो शाहनामा फिरदौसी की बुक है। और फिरदौसी किससे संबंधित थे, महमूद गजनवी। और अल बरूनी जो है ये भारत आए थे और भारत में हिंदू ग्रंथों को पढ़ने वाला, पुराण और वेद को पढ़ने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, अल बरूनी। और इसकी एक फेमस बुक है जो एग्जाम में पूछा जाता है,
किताबुल ए हिंद। क्या है आपका किताबुल ए हिंद या तहकीके हिंद किसकी बुक है? तो याद रखेंगे अल बरूनी। तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया? महमूद गजनवी। उदबी और फिरदौसी किससे संबंधित थे? महमूद गजनवी। 17 बार क्या किए? आक्रमण। प्रथम बार सुल्तान की उपाधि। तो देखो फिरदौसी किससे संबंधित है? महमूद गजनवी। अब देखिए दो नाम और है, चंद्रबरदई और कौन है? हसन निजामी। तो हसन निजामी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि उन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत के प्रथम मुस्लिम शासक बने थे और इनके दरबारी कवि का नाम क्या था? हसन निजामी। और चंद्रबरदई के बारे में आप जान रहे हैं, ये किनके दरबारी कवि हैं? पृथ्वीराज चौहान। कौन है आपका? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? चंद्रबरदई, जिन्होंने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासव। क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासव। चंद्रबरदई की फेमस किताब है क्या? पृथ्वीराज रासव, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और उनके कहानी को जो है लिखा गया है। तो याद रखेंगे फिरदौसी और उदबी महमूद गजनवी से संबंधित है। चंद्रबरदई जो है वो आपका पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। और यहां पर याद रखेंगे हसन निजामी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे और इनकी भी एक बुक रही थी और बुक का नाम है ताज उल मासिर। क्या नाम है? ताज उल मासिर। तो ताज उल मासिर किसकी किताब है? तो ताज उल मासिर हसन निजामी की किताब है। आपको याद रखना है। देखिए एक प्रश्न से आपके सारे प्रश्न जो है रिलेटेड है, अगर इससे आप ध्यान से समझोगे तो पूरा आपका क्वेश्चन जो है बनेगा। इसको पूरा दिमाग में याद रख लीजिए। क्लियर है? चलिए ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने 21वां नंबर का क्वेश्चन मिस किया था, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। चलिए 21वां नंबर का प्रश्न पर हम देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? तो देखो शेर शाह सूरी के बारे में पहले जान लो। ये सूरवंश का संस्थापक है। सूरवंश का क्या है? संस्थापक है। बीच में मुगलों को रिप्लेस करके कौन सा वंश आ गया था? सूरवंश। तो सूरवंश के संस्थापक कौन है? शेर शाह सूरी है। कौन है आपका? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के बारे में कुछ कुछ बातों को समझना है। ये किसको हरा कर आए थे? हुमायूं। और हुमायूं के साथ इनका 2 बार युद्ध हुआ है। एक बार युद्ध हुआ है आपका शेर शाह का युद्ध 2 बार हुआ है और एक बार के युद्ध को क्या कहा जाता है? तो पहला युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये युद्ध जो हुआ था ये 1539 में हुआ था और 1540 में आपका दूसरा युद्ध हुआ है बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध? बिलग्राम का युद्ध, या इसी को ही बोलते हैं कन्नौज का युद्ध। और इसी बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर सूरवंश की स्थापना की थी। तो 2 युद्ध हुमायूं के साथ याद रखो। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 39 में। 40 में कौन हुआ? बिलग्राम। और सूरवंश जो है 1540 से रहेंगे 1555 तक भारत में क्या करेंगे? शासन करेंगे। तो ये हो गया किसके बारे में? शेर शाह सूरी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। एक बात जो और आपको याद रखना है वो एक बात क्या है कि जो शेर शाह सूरी है, ये जो सूरवंश है, ये भारत का द्वितीय अफगान वंश है। ये अफगानी लोग थे। तो भारत का द्वितीय कौन है आपका? अफगान वंश या अफगान डायनेस्टी। तो भारत का द्वितीय अफगान वंश कौन सा है? तो भारत का द्वितीय अफगानी लोग कौन है आपका? सूरवंश। तो भारत का प्रथम अफगान वंश कौन हो जाएगा? ठीक है, भारत का प्रथम अफगान वंश कौन था? तो भारत का प्रथम अफगान वंश कौन था? लोदी वंश। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, जिसमें से लोधी वंश प्रथम अफगानी लोग थे और द्वितीय अफगानी कौन लोग थे? सूरवंश। शेर शाह सूरी हुमायूं से 2 युद्ध आपका किए हैं, एक चौसा का युद्ध 39 में और एक बिलग्राम का युद्ध किए हैं आपका कब? आपका 40 में। ठीक है, ये दोनों युद्धों को याद रखना है। अब इधर आते हैं, शेर शाह सूरी का मकबरा कहां है? सासाराम, बिहार में। सासाराम कहां है आपका? बिहार में। और इनका मकबरा जो है वो एक झील के बीचों बीच है। तो ये भी सवाल पूछता है किस व्यक्ति या किस शासक का मकबरा झील के बीचों बीच था? तो झील के बीचों बीच किसका था? आपका सासाराम। याद रखें। औरंगाबाद में किसका मकबरा है जी? औरंगजेब का।
औरंगाबाद में किसका मकबरा है? औरंगजेब का मकबरा है। आगरा में किसका मकबरा है? तो आगरा में आपका मकबरा है शाहजहां का। कहां जाकर आपका शाहजहां का मकबरा कहां है? आपका आगरा में। अहमदनगर में किसी भी राजा का मकबरा नहीं है। सासाराम में आपका शेरशाह सूरी का, शाहजहां का मकबरा आगरा में है। और याद रखेंगे औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है। तो बाबर का मकबरा कहां है? तो बाबर का मकबरा काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहां है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। और अकबर का मकबरा कहां है? तो अकबर का मकबरा याद रखेंगे कहां है? सिकंदरा में। कहां आपका? सिकंदरा में। और एक बच गए कौन? आपका जहांगीर। और जहांगीर का मकबरा कहां है? तो जहांगीर का मकबरा है शाहदरा में। कहां पर? आपका शाहदरा में। तो कभी कभी आपको मुगल बादशाह के मकबरों से सीधा प्रश्न आता है। देखिए यहां से आपको याद रखना है, बाबर का मकबरा काबुल में, हुमायूं का मकबरा कहां है? आपका दिल्ली में। अकबर का मकबरा कहां है? आपका सिकंदरा में। ठीक है, जहांगीर का मकबरा शाहदरा में, औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है, और आगरा में शाहजहां का। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको बनाना है। पहले सीधा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बाकी आप जो उससे रिलेटेड फैक्ट है वो पढ़ सकते हैं। आपके सामने जो 23वां क्वेश्चन है उसको समझिएगा। अकबर के दरबार में, ठीक है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन? आपका तानसेन। कौन है? आपका तानसेन। निम्नलिखित में से कौन सा असली नाम था? तानसेन का असली नाम क्या है? तो पहले तो ये जानो कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें से तानसेन क्या था? एक था। अब 9 रत्नों का नाम में याद रखेंगे। 9 रत्नों में एक था आपका मानसिंह। कौन सा? आपका मानसिंह। दूसरे का नाम क्या है? अबुल फजल। क्या नाम है आपका? अबुल फजल। ठीक है। एक का नाम आप जानते ही हैं, कौन है? आपका बीरबल। कौन है? आपका बीरबल। तो तानसेन 1, मानसिंह 2, अबुल फजल 3, बीरबल 4। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है क्या? फैजी 5, हकीम हुकाम 6। ठीक है, हकीम हुकाम आपका 6। ठीक है, अब्दुल रहीम 7, अब्दुल रहीम 7। ठीक है। तो देखिए तानसेन 1 हो गया, मानसी 1 हो गए, अबुल फजल 1 हो गए, बीरबल 1 हो गए, फैजी 1 हो गए, हकीम हुकाम 1 हो गए, अब्दुल रहीम 2 हो गए, और एक याद रखना आपका मुल्ला 2 प्याजा। कौन है? आपका मुल्ला 2 प्याजा। और एक कौन है? आपका टोडरमल। कौन है? आपका टोडरमल। ये अकबर के 9 रत्नों में से क्या थे? सभी अकबर के 9 रत्नों में से शामिल है, जिसमें एक कौन थे? तानसेन। और तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। याद रखना, बहुत बार प्रश्न पूछा है, रामतनु पांडे। ठीक है। और इसे अकबर ने और नाम दिया था, क्या कहते थे? अता अली खां। क्या नाम थे आपका? अता अली खां। तो अता अली खां के नाम से भी कौन जानते थे? आपका तानसेन। कौन जानते थे? आपका तानसेन। अता अली खां के नाम से भी फेमस थे, रामतनु पांडे भी कहते थे। और याद रखेंगे मानसिंह तो जान ही रहे होंगे, यही वो मानसिंह है जिन्होंने 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। किससे? महाराणा प्रताप से, अकबर की ओर से। तो ये भी याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में महाराणा प्रताप और आपका मानसिंह के बीच में हुआ था। मानसिंह किसकी ओर से लड़ रहे थे? अकबर। याद रहेगा। टोडरमल कौन थे? तो ये टोडरमल अकबर के वित्त एवं राजस्व मंत्री थे। टोडरमल कौन थे? वित्त एवं राजस्व मंत्री थे। किसके वित्त एवं राजस्व मंत्री थे? अकबर के। तो यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि 9 रत्नों में कौन सा वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर या आपका राजस्व मंत्री, रेवेन्यू मिनिस्टर के पद पर था? तो कौन थे? आपका टोडरमल। बीरबल को जान ही रहे हो, अबुल फजल को जानिए। इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है आईने अकबरी। क्या नाम है? आईने अकबरी, या इसी को कहते हैं आपका अकबरनामा। तो अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखा है पूछेगा तो कौन थे? आपका अबुल फजल। तो सिंपल सा फैक्ट आप समझिएगा, जो तानसेन है उसको रिलेट करके आपको 9 रत्नों के बारे में थोड़ा जानना है, क्योंकि अगर अकबर तक पहुंच बनेगी तो शुरुआत इसी से प्रश्न बनता है। और 9 रत्नों में कुछ खास का, जैसे मैंने बताया हल्दी की घाटी के युद्ध में डेट याद रख लेना, मानसिंह ने भाग लिया था ये याद रखना, कौन राजस्व वित्त मंत्री है ये ध्यान देना। ठीक है। बीरबल के बारे में उतना नहीं है। बीरबल का नाम पूछेगा तो याद रखना इनका वास्तविक नाम था महेश दास। क्या नाम था आपका? महेश दास। ये सब हिंदू थे जी। ठीक है। बीरबल के वास्तविक नाम, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं।
ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश के शासक थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कौन सा अफ्रीकी यात्री आया था? इसको अंडरलाइन करें, इनके समय कहां से यात्री आया था भी पूछता है, तो कहां से आया था? अफ्रीका से आया था। और अफ्रीका में भी एक जगह है जिसका नाम है क्या? मोरक्को। क्या नाम है? मोरक्को। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश का शासक था। तुगलक में 3 तुगलक थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। और ये मोहम्मद बिन तुगलक याद रखेंगे पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे शिक्षित सुल्तान था। सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था जी? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इनके कार्यों की वजह से इन्हें पागल सुल्तान भी कहते थे। तो दिल्ली सल्तनत में किन्हें पागल सुल्तान या कभी कभी इनको बोलते थे कि इनका किस्मत ठीक नहीं है, इन्हें अभागा सुल्तान कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किसे पागल सुल्तान कहा जाता था, किसे अभागा सुल्तान कहा जाता था। तो क्या आंसर लोगे? मोहम्मद बिन तुगलक। इनके समय जो यात्री आया था कहां से आया था? अफ्रीका, मोरक्को से। और कौन आए थे? तो इब्न बतूता। कौन आए थे? इब्न बतूता आए थे, याद रखेंगे। और ये कब आए हैं आपका? तो याद रखेंगे ये आए थे 1333 में। डायरेक्ट एग्जाम में डेट पूछा गया था, ठीक है। याद रखेंगे कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किस राजा या किसके शासन काल में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आए थे। कब आए थे? तो याद रखेंगे 1333 में आए थे। और आने के बाद इन्होंने एक बुक लिखा था, इनके बुक का नाम था रेहला। याद रखेंगे क्या नाम है? रेहला। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है रेहला किसकी बुक है? तो रेहला इब्न बतूता की बुक है। और यहां पर ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। निकोलो डी कॉन्टी की अगर आप बात करोगे तो ये विजयनगर शासकों के समय आए थे। किसके समय? विजयनगर। और विजयनगर का शासक कौन थे आपका? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के समय कौन आए थे? निकोलो डी कॉन्टी। कौन आए थे? निकोलो डी कॉन्टी। और इनके समय भी आपका ये भी विजयनगर के समय आए थे। इनके समय आपका विजयनगर के समय आए थे, ठीक है। इनके समय जो राजा थे उसका नाम था अच्युत देव राय। कौन थे आपका? अच्युत देव राय। तो ये सब आपके यात्री विजयनगर बहमनी साम्राज्य जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आप पढ़ोगे तो निकोलो डी कॉन्टी जो है वो इटली से आए थे। कहां से आए थे? इटली से। तो इटली यात्री निकोलो डी कॉन्टी देवराय प्रथम के समय आए थे। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। याद रखेंगे अभागा सुल्तान, पागल सुल्तान। और इसके साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक को और याद रखो, हिंदू त्योहारों में भाग लेने वाला सुल्तान। ये हिंदू फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते थे। तो हिंदू त्योहारों में भाग लेने वाला सुल्तान किन्हें कहा जाता है? तो हिंदू त्योहारों में भाग लेने वाला सुल्तान जो है वो कहा जाता है किन्हें? तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया? चलिए अगला आपका सामने स्क्रीन पर प्रश्न है और वो है आपका 25वां प्रश्न। किसके समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है? देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो मलिक मोहम्मद जायसी है ये एक कवि है और ये किस समय थे ऐसा आपको पूछेगा। तो याद रखना जो मलिक मोहम्मद जायसी थे उनका जो समय था वो 1540 में दरबारी कवि थे। और किसका दरबारी कवि थे? जिस राजा को अभी आप थोड़ी देर में पढ़े हो, जिसका नाम क्या है? शेर शाह सूरी। क्या नाम है? शेर शाह सूरी। तो याद रखना मलिक मोहम्मद जायसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद्मावत इनकी रचना है। और मलिक मोहम्मद जायसी किनके दरबारी कवि थे? तो याद रखिएगा ये आपका शेर शाह सूरी के दरबारी कवि थे। लगभग ये 1540 के आसपास रहेंगे। तो किसके दरबारी कवि थे आपका? शेर शाह। किसके दरबारी कवि थे? शेर शाह। अब एक बात समझिएगा, ये जो पद्मावती किताब है, ये पद्मावत किताब है, इसमें बताया गया है रानी पद्मावती की कहानी। क्या बताया गया है? रानी पद्मावती व राजा रतन सिंह का संघर्ष बताया गया है कि कैसे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी, किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के जो राजा थे, उनसे सुल्तान थे, उन्हें कैसे संघर्ष किया और कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो याद रखेंगे पद्मावत में हमें अलाउद्दीन खिलजी की, देखो अलाउद्दीन खिलजी बहुत पहले आके चले गए हैं, लेकिन इस बुक कब लिखा जा रहा है? शेर शाह सूरी के समय। तो याद रखेंगे चित्तौड़ अभियान की जानकारी मिलती है, रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह की भी जानकारी मिलती है। ये शेर शाह सूरी के क्या थे? दरबारी कवि थे।
तो याद रखना मलिक मोहम्मद जैसी की किताब याद रखना कि कौन सा है आपका पद्मावत। इनकी और भी किताब है जिसका नाम है अखरावट। क्या नाम है? अखरावट। और भी किताब है जिनका नाम है आखिरी कलाम। क्या नाम है आपका? आखिरी कलाम। ये और भी बुक है लेकिन एग्जाम में से पूछने के चांसेस काफी कम है। बस आप सुने रहे कि अखरावट और आखिरी कलाम भी जो है मलिक मोहम्मद जैसी की क्या है? किताब है। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए आगे देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पर है वो क्या है आपका? ठीक है, वो है आपका दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो क्या थी ये आपको याद रखना है। तो ध्यान से समझिएगा, दिल्ली सल्तनत की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी भाषा है? फारसी भाषा है। कौन सी भाषा है? फारसी। याद रखना मुगलों की, किसकी? आपका मुगलों की जो भाषा है वो भी क्या है? आपका फारसी है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी है, मुगलों की भी आधिकारिक भाषा फारसी है। और इसके अलावा और आपको किसी राजा का आधिकारिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा तो प्राचीन भारत के ज्यादातर जो आपके राजा थे उनका ऑफिशियल जो लैंग्वेज था वो संस्कृत होता था। जैसे सातवाहन देख लो, आप गुप्त देख लो, इन लोगों की ऑफिशियल भाषा क्या है? संस्कृत है। पर जो मुस्लिम शासक थे उनके ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है आपका? याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा है। याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर। अमीर खुसरो, अभी अभी हमने थोड़ा इससे संबंधित चर्चा पढ़े थे। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो किनका दरबारी कवि था? तो याद रखेंगे अमीर खुसरो किसके पीछे पीछे घूमते थे जी? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो के बारे में याद रखना है कि अमीर खुसरो को जो है, ठीक है, अमीर खुसरो जो है इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है जो एग्जाम में पूछता है। जैसे इनकी फेवरेट किताब है आपका तुगलकनामा। क्या है आपका? तुगलकनामा। तुगलकनामा किसकी किताब है? अमीर खुसरो। ठीक है, इन्होंने और भी बुक लिखा है, जैसे आप देखोगे खजाइन उल फुतुह। क्या है आपका? खजाइन उल फुतुह। खजाइन उल फुतुह किसकी किताब है? तो ये भी किसकी किताब है? तो याद रखेंगे किसकी? अमीर खुसरो। तो दो तीन बातें हैं अमीर खुसरो के। अमीर खुसरो आपका एक इतिहासकार भी थे, एक कवि भी थे, एक संगीतज्ञ थे। ऐसा कहा जाता है कि भारत में गजल, ठीक है, ख्याल गायकी, क्या है आपका? ख्याल गायकी, ठीक, आपका सितार, गिटार, सितार, ये सब के भारत में जनक कौन है? फाउंडर कौन है? तो आपका अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। निजामुद्दीन औलिया को अपना गुरु मानते थे और अपने गुरु की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही अमीर खुसरो की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान में, अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान हो गया, अन्य अभियानों में अमीर खुसरो उनके साथ थे। तो ये सब बात आपको याद रखना है अमीर खुसरो के बारे में। बहुत ज्यादा फैक्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये दो सबसे ज्यादा बार जैसे देखोगे तो ये दो किताब बार बार पूछा गया है। तुगलकनामा जो किताब है वो किसने लिखा है? ठीक है, खजाइन उल फुतुह किसने लिखा है? किसे भारत में गजल, ख्याल गायकी या सितार का जनक कहा जाता है? याद रखेंगे यह एक कवि भी थे, ठीक है, एक इतिहासकार भी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में इतिहास की जानकारी दी थी और म्यूजिक पर इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो म्यूजिशियन भी थे, याद रखेंगे, संगीतज्ञ भी थे। तो इतना आपको याद रखना है किसके बारे में? तो याद रखना अमीर खुसरो के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका। अगला प्रश्न है वास्को डिगामा भारत कब आया था? देखिए डायरेक्ट कभी कभी प्रश्न पूछता है वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो आप जानते हैं कि वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था। देखिए भारत अगर हम देखें कंपनी का क्रम, तो भारत में कंपनी में सबसे पहला कौन आया था? पुर्तगाली। कौन आया था? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद कौन आया था? डच। कौन लोग आए थे? डच। डच के बाद कौन लोग आए थे? आपका अंग्रेज। कौन लोग आए थे? अंग्रेज। अंग्रेज के बाद कौन आए थे? आपका डेन। और डेन के बाद कौन आए थे? आपका फ्रांसीसी। तो इस प्रकार कभी कभी जो है कंपनी का क्रम याद रखेंगे। और पुर्तगालियों में जो सबसे पहला आपका जो भारत आया था वो कौन था? वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा भारत कब आए थे? 1498 में। याद रखेंगे टोटल ये 3 बार भारत आए थे। एक तो 1498 में भारत आए थे, एक तो 1502 में आए थे और एक 1524 में आए थे। याद रखेंगे
ठीक है। तो आपका जो पुर्तगाली वास्को डी गामा है ये भारत आए थे, और भारत कहां पर आए थे? तो कालीकट में। कहां पर उतरे थे? केरल के आपका कालीकट में पहुंचे थे, जहां इनका स्वागत किस राजा ने किया था पूछेगा तो स्थानीय राजा जमोरिन ने इनका क्या किया था? स्वागत किया था। तो ऐसे ही आपका सवाल पूछता है। पहला तो आप कंपनी के क्रम को जाने, पहला पुर्तगाली आए थे, फिर आपका डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी आए थे। ये 3 बार आए हैं, ये याद रखेंगे। 1498 में आए थे, 1502 में आए थे। यही इनकी मृत्यु, भारत में मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु भारत में ही हुई है, याद रखेंगे। ठीक है। और कालीकट में पहुंचे थे, कालीकट केरल के, और यहीं पर इनका स्वागत स्थानीय राजा किसने किया था? जमोरिन ने। तो वास्को डी गामा से अगर प्रश्न बनना रहेगा तो इतने फैक्ट जो है आप वास्को डी गामा से याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, विजय स्तंभ या चित्तौड़ का निर्माण किसने करवाया था? या इसी को आपका कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका कीर्ति स्तंभ। तो देखिए जी, एक आप देखेंगे जो आपका चित्तौड़ है, ठीक है, चित्तौड़। तो चित्तौड़ में कौन लोग शासन करते थे? तो मेवाड़ के राजपूत। कौन? आपका मेवाड़ के राजपूतों की राजधानी क्या थी? चित्तौड़। और अगर इसके सही मायने में देखोगे तो इसके फाउंडर कौन है? आपका जो शक्तिशाली थे, राणा कुंभा। राणा कुंभा के बेटे का नाम क्या था? राणा सांगा। ठीक है। राणा सांगा के 2 बेटे थे, एक का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। और एक का नाम क्या था? भोजराज। क्या नाम था? भोजराज। उदय सिंह के बेटे का नाम क्या है? आपका महाराणा प्रताप। क्या नाम है आपका? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के बेटे का नाम क्या है? अमर सिंह। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अब देखिए कैसे कैसे प्रश्न बनेगा, क्योंकि सारे लोग इस ऑप्शन में हैं। देखिए एक बात समझिएगा, राणा कुंभा ने क्या बनवाया था? कीर्ति स्तंभ। जब उन्होंने मालवा को जीता था तो उसके खुशी में इन्होंने विजय स्तंभ और क्या बनवाया था? कीर्ति स्तंभ। तो ये तो याद रखना, सीधा प्रश्न बनेगा। राणा सांगा ने बाबर से युद्ध लड़ा है। इनका युद्ध बाबर के साथ हुआ है। बाबर के साथ इनका युद्ध 1527 में हुआ था, जिनको कहते थे खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा। बाबर 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा, फिर 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा। तो खानवा का युद्ध बाबर किससे लड़ा था पूछेगा तो क्या लगाओगे? राणा सांगा। राणा कुंभा जिन्होंने विजय स्तंभ बनवाया, राणा सांगा जिन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा, हालांकि इसमें जीता कौन था? बाबर। उदय सिंह जो है वो, इनका युद्ध होगा अकबर से। किनके साथ होगा? अकबर से। अकबर से इनकी लड़ाई होगी। महाराणा प्रताप का लड़ाई किनसे होगा? अकबर से। ये लड़ेंगे 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। अभी बताया था मानसी उधर से लड़ेंे, तो हल्दी घाटी के युद्ध लड़ेंगे। और ये भोजराज कौन है? तो भोजराज मीराबाई के पति हैं। मीराबाई वही जो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हो गई। मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज। ये मेड़ता की राजकुमारी थी और इनका जो विवाह हुआ था वो मेवाड़ के राजा भोजराज के साथ हुआ था, लेकिन युद्ध में भोजराज मारे गए। पति के मृत्यु के बाद आपने देखा कि परिवार वालों ने उन्हें बहुत कष्ट दिया और उसके बाद वो भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मानती थी और उसके बाद उन्होंने भक्ति आंदोलन में बढ़ चढ़कर आपका भाग लिया और राजस्थान में ब्रज भाषा में उन्होंने भक्ति आंदोलन का क्या किया? प्रचार किया। और अमर सिंह का जो संधि है वो किससे हुआ? जहांगीर। तो यह भी पूछा जा सकता है जहांगीर से संधि आपके मेवाड़ के किस राजा ने किया था? तो कौन है आपका? अमर सिंह। तो अमर सिंह का संबंध जहांगीर से है। महाराणा प्रताप और उदय सिंह का संबंध अकबर से है। राणा सांगा का संबंध किससे है? बाबर से है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मेवाड़ के राजाओं को, राजपूतों को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अब आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? देखिए लाख बख्श का मतलब क्या होता है? दान, दानशीलता। जो लाखों में दान करे वही क्या है? लाख बख्श है। और ये उपाधि जो दिया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक पकड़ा गए। अभी हमने हसन निजामी को पढ़ा था। हसन निजामी किसके दरबारी कवि थे जी? कुतुबुद्दीन ऐबक के, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? ताज उल मासिर। वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखेंगे ये दिल्ली का प्रथम शासक था, लेकिन अपनी राजधानी दिल्ली को नहीं बनाया था। किसको बनाया था? लाहौर को। पहला सवाल। अब तक सबसे ज्यादा बार इसी सवाल को पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजा जो है वो गुलाम वंश के राजा थे। कौन से वंश का? ये गुलाम वंश के राजा थे।
गुलाम वंश के। और गुलाम वंश के प्रथम राजा थे और अपनी राजधानी किसको बनाए थे? लाहौर को। और याद रखना एक बात और भी बार बार क्वेश्चन पूछता है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो घोड़े से गिरकर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। तो याद रखेंगे घोड़े से गिरकर इनकी क्या हुई थी? मृत्यु। किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी? तो क्या लगाओगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इन्होंने ही क्या बनाया था? कुतुब मीनार। क्या बनाया था जी? इन्होंने ही बनाया था कुतुब मीनार। इन्होंने ही क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। और इन्होंने ही क्या बनाया? कुव्वत उल इस्लाम। क्या बनाया था? कुव्वत उल इस्लाम बनाए थे। ठीक है, 3 चीजें बहुत फेमस थी किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुब मीनार इन्होंने कहां बनवाया? दिल्ली में। ठीक है, जिसे पूरा नहीं कर पाए। पूरा कौन किया पूछेगा? इल्तुतमिश। इन्होंने कुतुब मीनार को पूर्ण किया है। याद रखेंगे कुतुब मीनार को किसने पूरा किया है? इल्तुतमिश, जो उनका दामाद था। याद रखेंगे, ठीक है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर बनवाए थे? अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। ये सब मस्जिद है और ये कहां बना था? दिल्ली में। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, और कुतुब मीनार एक क्या है? स्तंभ है। एक क्या है? मीनार है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इन्होंने लाख बख्श की उपाधि ली थी। इनको और क्या क्या नाम से जानते थे? तो इन्हें हातिम बोलते थे। क्या बोलते थे? हातिम सेकंड बोलते थे। इन्हें और बोलते थे हाथियों का दान करने के कारण पील बख्श बोलते थे। इनको चंद्रमा के जैसा मुख होने के कारण इन्हें चंद्रमुखी बोलते थे। कुरान पढ़ने के कारण इन्हें कुरान खां बोलते थे। ये सारे टाइटल में आप एक न एक बार हर उपाधि एग्जाम में देखेंगे। इन्हें ही क्या कहते थे? लाख बख्श। इन्हें ही क्या कहते थे? हातिम द्वितीय। इन्हें ही क्या कहते थे? चंद्रगुप्त आपका चंद्रमुखी। इनको ही क्या कहते थे? पील बख्श। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है 31वां प्रश्न भारतीय इतिहास का, वो है किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? मंगोलिया में रहने वाले जो लोग थे वो मंगोल थे। मंगोलों के सबसे बड़े नेता कौन रहे हैं? तो मंगोलों के सबसे बड़े नेता रहे थे चंगेज खां। कौन थे आपका? चंगेज खां। ये भी एग्जाम में याद रखना। मंगोलों के नेता कौन थे? चंगेज खां। अगर सबसे अधिक बार मंगोल आक्रमण पूछेगा तो याद रखना सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण कौन हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी। पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे कठोर जो शासक थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे, लेकिन वो मंगोलों के आक्रमण से बहुत परेशान थे और इसलिए सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ है। अगर आपसे पूछे कि पहला मंगोल आक्रमण कब हुआ है, तो याद रखेंगे 1540 में। उस समय राजा कौन थे पूछेगा तो बहराम शाह। कौन थे आपका? बहराम शाह। तो याद रखना सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण भले अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ है, लेकिन पहला राजा कौन थे पूछेगा तो कौन थे? बहराम शाह। ठीक है, मंगोलों के आक्रमण से भारत को बचाने वाला, अगर ऐसा पूछेगा मंगोलों के आक्रमण से, ठीक है, भारत को बचाने वाले कौन थे, तो भारत को बचाने वाले शासक कौन थे? तो इल्तुतमिश थे। कौन थे आपका? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने विवेक, अपनी समझदारी से जो है मंगोलों को भारत पर आक्रमण करने से रोक दिया था। तो सबसे ज्यादा आक्रमण मंगोल अलाउद्दीन खिलजी। प्रथम मंगोल आक्रमण बहराम शाह। मंगोलों के आक्रमण से भारत को कौन बचाया? इल्तुतमिश। और 29 बार मंगोलों को हराने वाला, ये भी जाने 29 बार मंगोलों को हराने वाला, 29 बार मंगोलों को हराने वाला है तुगलक वंश का शासक कौन? गयासुद्दीन तुगलक। कौन है आपका? गयासुद्दीन तुगलक जो है उन्होंने 29 बार मंगोलों को क्या किया है? हराया है। तो देखिए मंगोल के सारे प्रश्न आपके एक जगह है। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी, सबसे पहला मंगोल आक्रमण बहराम शाह, भारत को मंगोलों से बचाने वाला इल्तुतमिश, और यहां पर 29 बार मंगोलों को हराने वाले कौन थे? तो याद रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे आपका? गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वो है लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? अभी दिल्ली सल्तनत में देखिए 5 वंश थे। सबसे पहला वंश कौन था आपका? गुलाम वंश। कौन था? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद कौन आया? खिलजी वंश। कौन आया? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद कौन आया आपका? तुगलक वंश। कौन आया आपका? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? सैयद वंश। ठीक है, ये भी प्रश्न है।
क्रम जमाइए, सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद अंतिम में कौन आया है आपका? लोधी वंश। कौन आया आपका? लोधी वंश। और इसी लोधी वंश को के अंतिम जो शासक थे, ठीक है, इसी लोधी वंश के 3 शासक थे। कौन कौन सा? इब्राहिम लोधी। कौन थे आपके? प्रथम शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी। दूसरे शासक कौन थे? ठीक है, सॉरी, लोधी वंश के जो प्रथम शासक थे वो कौन थे आपका? बहलोल लोधी। कौन थे आपका? बहलोल लोधी। ठीक, और दूसरे शासक कौन थे? बहलोल लोधी का बेटा कौन थे? सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी के बेटा कौन थे आपका? इब्राहिम लोधी। कौन थे आपका? इब्राहिम लोधी। और इसी इब्राहिम लोधी को कौन हराएगा जी? बाबर। कौन हराएगा? बाबर। बाबर कब हराएगा? 1526 में। और 1526 में क्या होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ है, जिसमें बाबर ने किस राजा को हराया था? इब्राहिम लोधी को। तो लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है, जिसमें 3 राजा है आपका। पहला है बहलोल लोधी, दूसरा है सिकंदर लोधी, तीसरा है कौन? इब्राहिम लोधी। तो यहां पर किसने लोधी वंश की स्थापना की थी? तो याद रखेंगे कौन है आपका? बहलोल लोधी। कौन है आपका? बहलोल लोधी। और अभी भी मैंने बताया था ये क्या था जी? भारत का पहला अफगान वंश। भारत का पहला क्या थे? ये अफगान वंश थे। दूसरा अफगान वंश कौन है? कमेंट करिए, अभी पढ़ाया हूं, सूरवंश। कौन है आपका? सूरवंश। तो इस तरीके से आपको जो है इतनी बातें याद रखना है कि लोधी वंश से संबंधित ये सारी चीजों को याद रखना है, और कोई बहुत बड़ा फैक्ट इसमें नहीं आएगा। चलिए अगला प्रश्न जो देखते हैं वो ये है, आमुक्त माल्यादम किसका कार्य है? कार्य का मतलब किसकी रचना है? आमुक्त माल्याद, देखिए आपको सबसे पहले यह लिखना है कि आमुक्त जो माल्याद है ये तेलुगु भाषा में लिखा गया था। देखिए कहीं से भी आपको प्रश्न पूछ देगा, और एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको यहां पर बताए गए हैं। याद रखना, जो तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्याद जो लिखे थे वो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राज शासक कौन थे आपका? कृष्णदेव राय। कौन थे आपका? कृष्णदेव राय। और ये तेलुगु भाषा में एक बहुत बड़े ग्रंथ लिखे थे जिनका नाम है आमुक्त माल्याद। और याद रखेंगे इसी के दरबार में क्या थे जी? अष्टदिग्गज। क्या थे आपका? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज क्या है? तो अष्टदिग्गज याद रखना, इनके दरबार में 8 कवियों का समूह था। क्या था आपका? 8 कवियों का समूह था, जिन्हें किस नाम से जानते थे? अष्टदिग्गज। क्या बोलते थे? अष्टदिग्गज। तो याद रखेंगे अष्टदिग्गज क्या है? 8 कवियों का। जिस प्रकार दरबार में 9 रत्न रहते हैं, उसी प्रकार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, और इनमें से एक आप जान ही रहे होंगे, तेनाली रामा। कौन थे आपका? तेनाली रामा जो है इस अष्टदिग्गज में आपका क्या थे? शामिल थे। याद रखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इस राजा देव कृष्णराज जो है वो किस वंश के राजा थे? तुलु वंश। ये भी एग्जाम में पूछा है व्यापम में। तुलु वंश के राजा थे कौन? राजा कृष्णदेव राय तुलु वंश के राजा थे, ठीक है। तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्याद लिखे हैं, और इनके दरबार में 8 कवि लोग रहते थे, जिनके समूह को अष्टदिग्गज कहते थे, जिनमें 2 नाम प्रमुख है, एक अल्लसानी पेड्डाना और दूसरा नाम है तेनाली रामा। अल्लसानी पेड्डाना को तेलुगु कवि का पितामह कहते हैं, ठीक है, तेलुगु कवियों का पितामह कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे इस तरीके से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। बार बार स्पीड बढ़ा के रिवीजन करिए जितना हो सके। इतिहास कंप्लीट होते ही हम किसी भूगोल या अर्थव्यवस्था या संविधान पर जो है हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से हमारा जो है जीएस कवर होगा। अभी आप इतने कम समय में जो है आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप कंप्यूटर पर फोकस करिए, आप मैथ्स पर फोकस करिए, आप ऐसी चीजों पर फोकस करिए जहां से आप नंबर जो है आपको कम मिलेंगे, तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। और ऐसी ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए, और जितना ज्यादा हो सके जो आपके सगे संबंधी है जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस तक इस वीडियो को पहुंचाने का आपका प्रयास करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है वो क्या है आपका? 34वां, तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? देखिए तालीकोटा एक ऐसा युद्ध है जिसके बाद से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, कौन से युद्ध के बाद विजयनगर का पतन हो गया? तो विजयनगर का पतन कौन से युद्ध के बाद हुआ है? इसके बाद आपका पूरा समाप्त हो गया। और विजयनगर का पतन किसके बाद हुआ है? तालीकोटा के युद्ध के बाद। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ है? तो 1565 में। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1565 में।
और इसे क्या बोलते हैं? राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। किस युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहते हैं? तो राक्षसी तंगड़ी का युद्ध किसे कहते हैं? तो तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहते हैं। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखेंगे, ये विजयनगर और बहमनी के बीच में हुआ था। कौन? आपका विजयनगर और बहमनी के बीच में हुआ था, जिसमें राजा थे सदाशिव राय। कौन थे आपका? सदाशिव राय। तो सदाशिव राय जो थे आपका और राम राय और सदाशिव राय विजयनगर से लड़ रहे थे, जबकि बहमनी से कौन लोग साथ में लड़ रहे थे? अहमदनगर। कौन? कहां के राजा? अहमदनगर। और कहां के राजा लड़ रहे थे? बीजापुर। और कहां के राजा लड़ रहे थे? गोलकुंडा। और कहां के राजा लड़ रहे थे? आपका गोलकुंडा। तो याद रखेंगे, अहमदनगर के राजा शामिल थे, ठीक है, बीजापुर के राजा शामिल थे, बीदर के राजा शामिल थे। पर याद रखेंगे 5 क्षेत्रों को मिलाकर बहमनी बनता था। 5 क्षेत्र में तो 4 क्षेत्र ये हो गए, एक क्षेत्र और था और वो था बरार। कौन था आपका? बरार। इतने क्षेत्रों को मिलाकर बहमनी साम्राज्य बोलते थे। तो याद रखना, जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो यह भी प्रश्न पूछता है कि किसने भाग नहीं लिया था? तो बरार फरार हो गया था, वो भाग नहीं लिया था। तो याद रखेंगे, तालीकोटा के युद्ध के बाद ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। ये आपका हन्नी बट्टी मैदान में राक्षसी तंगड़ी जो जगह है, लोकल एरिया था, वहां पर युद्ध हुआ है। और इसी के बाद जो आपके सदाशिव राय और राम राय मारे गए थे और बहमनी साम्राज्य में चारों क्षेत्र के लोग भाग लिए थे, बस एक भाग नहीं लिए थे, और वो कौन थे आपका? तो वो थे आपका बरार। बरार फरार, ऐसा याद रखे रहना, तो आपसे प्रश्न जो है बनेंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में किस शासक ने घोड़ा दागने की प्रथा, देखिए घोड़ा दागने की प्रथा लाई? ध्यान समझना, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है जी, और बहुत अच्छा से आपका इसमें क्वेश्चन बनेगा। घोड़े दागने की प्रथा को स्पष्ट तौर पर कहा जाता है दाग एवं हुलिया प्रथा। क्या कहते हैं? दाग एवं हुलिया प्रथा। जब लोग घोड़े चुराते थे, सेना में भ्रष्टाचार आता था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चेहरे को देखकर, जो घोड़ा ले जाते थे उसके चेहरे को देखकर घोड़े को दागने की प्रथा लाई। इसी को दाग हुलिया प्रथा कहते हैं, और इसको लाने वाले कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। बलबन ऐसा पहला व्यक्ति था जिन्होंने सेना विभाग बनाया। आर्मी डिपार्टमेंट या मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाने वाले सेना विभाग सबसे पहली बार किसने बनाया है? बलबन। और सेना विभाग को ही क्या कहते थे? दीवाने आरिज। क्या कहते थे? दीवाने आरिज। तो याद रखेंगे, यह भी व्यापम के प्रश्न में पूछा गया था कि मध्यकालीन भारत में मिलिट्री डिपार्टमेंट को किस नाम से जाना जाता था? तो दीवाने अर्ज। और दीवाने अर्ज या आरिज जो किसने लाया था पूछेगा? बलबन ने। और इसमें जो नया कॉन्सेप्ट लाया, सेना में परिवर्तन किसने किया पूछेगा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और इन्होंने दाग हुलिया प्रथा लाई। पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ही राजा थे जिन्होंने राजधानी में स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ही थे जिन्होंने सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। पहले उन लोगों को क्षेत्र या इक्ता दिया जाता था। अलाउद्दीन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सेना में दाग हुलिया प्रथा लाया। पहली बार किलों के सामने स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। पहली बार सेनाओं को नगद वेतन या पेमेंट करना, जो है सैलरी देना शुरू किया। ये सब कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान रहे हो, यही वो शासक थे जिन्होंने बाजार व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया था। तो बाजार व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किसने किया है? मार्केट कंट्रोल करने का प्रयास किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे आपका? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, अगला प्रश्न समझिएगा। अगला प्रश्न जो है वो है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? देखिए, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा सबसे पहले बात तो जानो कि अलाई जो दरवाजा है वो कहां है? दिल्ली में। कहां है? दिल्ली में। और नाम के आगे याद रख, इसमें अलाई है, मतलब इसमें भी अला ही होगा। तो कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा किसने बनाया है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या बनाया है? सीरी का किला। ये भी कहां है जी? दिल्ली में। अलाई का दरवाजा कौन बनाया है? अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने ही सीरी का क्या बनवाया है? किला। इन्होंने ही बनाया है 1000 स्तंभों वाला महल। इन्होंने ही क्या बनाया है? 1000 स्तंभों वाला महल। इन्होंने ही बनाया है सीरी का किला। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण, ये याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और कोई विशेष ऐसा नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में काफी हम पढ़ चुके हैं, तो ये याद रखना, अलाई का दरवाजा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए।
ठीक। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है, ठीक है, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और मैंने आपको कहा था कि 2.5 दिन का झोपड़ा एक क्या है जी, मस्जिद है। क्या है, मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि कहां है, अजमेर में। कहां है आपका, अजमेर में। तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और ये क्या है, एक मस्जिद है। इसलिए याद रखना, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं, दिखते बहुत सरल हैं पर हमसे गलती हो जाती है कि मकबरा रहा होगा, आपका भवन रहा होगा, तो याद रखना क्या है, आपका मस्जिद है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आप आइए। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो याद रखेंगे विजयनगर दक्षिण भारत का साम्राज्य था और इस साम्राज्य की स्थापना कब हुई है, 1336 में। इस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था पूछेगा, तो इस समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। पागल थे ना, तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय इनके भोलेपन या इसके अनियंत्रित नीति का फायदा उठाकर जो दो भाई थे हरियक और बुक्का, इन दोनों ने 1836 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और विजयनगर जो साम्राज्य है वो आपको याद रखना है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कौन सी नदी, आपका कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर शहर स्थित था। और याद रखेंगे हरियर और बुक्का ने जो पहला वंश प्रारंभ किया उसका नाम था संगम वंश। कौन सा वंश था, संगम वंश, जिनको उन्होंने अपने पिता के नाम पर रखा था। तो याद रखेंगे हरियर और बुक्का ने 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम वंश था जिसको अपने पिता के नाम पर इन्होंने स्थापित किया था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई। इसको भी अभी आपने पढ़ा था कि कौन सा युद्ध था, प्लासी का युद्ध। देखिए सॉरी कौन सा युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है, 1526 में। किनके बीच हुआ जी, पूछता है बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। कौन है आपका, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है। और इसी युद्ध को बाबर जीतने के बाद उन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पानीपत के टोटल ये पहला हो गया। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है 1556 में। किसके किसके बीच हुआ है, तो याद रखेंगे अकबर वर्सेस आपका हेमू। अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुआ है जिसमें अकबर इस युद्ध को जीतता है। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध है 1556 में हुआ है। और पानीपत का तीसरा युद्ध पूछेगा तो 1761 में हुआ है। कब आपका, 1761 में। और इस समय राजा थे मराठा वर्सेस कौन थे, अहमद शाह अब्दाली। किसके साथ हुआ है, अहमद शाह अब्दाली जो थे एक आपके अफगानी आपके आक्रमणकारी नेता थे और उनके साथ मराठा का युद्ध हुआ। इसमें जीता कौन था, अहमद शाह अब्दाली, और मराठा युद्ध हार गए थे। तो पानीपत के कितने युद्ध हुए, 3, 1526, 1556, 1761। 1761 को पीएससी ने पूछा भी था हाल ही में। तो याद रखेंगे तीनों युद्ध हुआ है, पहला में बाबर जीता, दूसरे में अकबर जीता, तीसरे में अहमद शाह अब्दाली ने जीता है। रही बात प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध जो हुआ है वो 23 जून 1757 को हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस कौन, सिराजुद्दौला। कौन आपका, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था। इसमें भी कौन जीता, अंग्रेज। ससुर एक ठो भी ढंग का युद्ध हम नहीं जीत पाए जो हमारे काम का था, एक ठो भी नहीं, सब हार गए हम। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ है आपका, 23 जून 1757। तैलीकोटा अभी पड़े हैं 1565 अभी पड़े हैं। और हल्दी घाटी पड़े हैं 1576। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 में। तेलीकोटा का युद्ध हुआ है 1565 में। प्लासी का युद्ध हुआ है 23 जून आपका 1757 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। कभी कभी युद्धों से भी प्रश्न आता है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। आराम से आप बार बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में चीजें क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। क्लियर है। चलिए आज के सेशन का अंतिम जो प्रश्न रहेगा वो है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो याद रखेंगे हुमायूं नामा कई बार एग्जाम में पूछा है कि हुमायूं के जीवन के बारे में बताता है। और याद रखेंगे हुमायूं नामा की जो रचना है, ठीक है, हुमायूं नामा की जो रचना है वो किसने किया है, तो हुमायूं की बहन कौन थे, गुलबदन बेगम। कौन थे आपका, गुलबदन बेगम।
गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं की मुंह बोली बहन थी और इन्होंने ही जो है आपके हुमायूं नामा की रचना की। अबुल फजल को मैंने बताया था, इन्होंने क्या लिखा, आईने अकबरी। क्या लिखे थे आपका, आईने अकबरी, या इसी को अकबर नामा बोलते हैं। ठीक है, बाकी आपको याद रखना है। इस प्रकार से मिडेवल हिस्ट्री से अगर एक प्रश्न पूछना रहेगा तो इसी इसी के इर्द गिर्द वो प्रश्न पूछेंगे, और बहुत ज्यादा इसके लिए कोई मिडेवल हिस्ट्री का किताब निकाल के बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना बताया हूं उतने को रिवीजन कर लो, आपके क्वेश्चन पूरे बन जाएंगे। कल हम फिर मिलेंगे आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, उसके बाद हम अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक आप जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबाइए ताकि आपको जो है समय पर नोटिफिकेशन मिले। शुभ रात्रि, धन्यवाद।